हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो कि बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं। उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा बिजनेस इकोनॉमिक्स का। तो अब मैं आपको इस कंप्लीट सब्जेक्ट को कवर करवाने वाला हूँ, जिसके अंदर में आपकी जो पांचों यूनिट आपके एग्जाम में आने वाली हैं, उन पांचों यूनिट को काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। पार्ट वाइज आपको वीडियो मिलेंगी, पांचों यूनिट की वीडियो चैनल पर अपलोड मिलेंगी धीरे धीरे करके आपको, जिसके अंदर मैं आपको जो जो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारी चीजें आपको कवर करवाने वाला हूँ। तो धीरे धीरे आपको चैनल पर ही सारी वीडियोस अपलोड मिलती रहेंगी। जिन वीडियोस नोट्स में से मैं ये आपको कवर करवा रहा हूँ, ये पेड नोट्स हैं। अगर आपको ये परचेज करने हैं तो आप ये परचेज कर सकते हैं। सिर्फ 159 रुपीज में आपको पांचों यूनिट्स के नोट्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर मैंने आपका जो भी एग्जाम का सिलेबस है वो सारा सिलेबस कवर करवाया है। साथ में आपको उनके यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर यूनिट के कवर करवाए हैं इसी पीडीएफ के अंदर। इसका कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है ये सेमेस्टर 5 के अंदर। तो इस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा। बाकी ब्लूप्रिंट वगैरह जो भी मिलेगा वो आपको मैं यही चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आपको ये नोट्स परचेज करने हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हैं। तो देखिए, आज है वीडियो का पार्ट नंबर 2 ऑफ यूनिट नंबर 1, जिसमें हमें मार्केट इक्विलिब्रियम और इससे आगे का कंसेप्ट देखना है। इससे पहले का जो भी कंसेप्ट है मैं वो आपको पिछली वीडियो में कवर करवा चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो चैनल पर अपलोड हो रखी है, आप उसे वहां पर देख सकते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? मार्केट इक्विलिब्रियम occurs when the quantity demanded by consumer equal the quantity supplied by producer at a particular price level। किसी एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पर जब कंज्यूमर जितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, प्रोड्यूसर भी उतनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है, उस लेवल को हम क्या कहते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में, जब डिमांड इक्वल सप्लाई होती है तो उस चीज को मार्केट इक्विलिब्रियम कहा जाता है, बट एट अ पर्टिकुलर प्राइस लेवल। At equilibrium, there is no tendency for price to change because neither buyer nor seller have incentive to deviate from the prevailing market price। इस लेवल पर क्या होता है, आपका प्राइस बहुत कम चेंज होता है, क्योंकि ना तो बायर के पास टेंडेंसी होती है और ना ही सेलर के पास टेंडेंसी होती है, इंसेंटिव होते हैं कि वो इस चीज से डेविएट हो सके, मतलब इस चीज के अलावा कोई और अल्टरनेटिव चूज कर सके, क्योंकि जितनी बायर को डिमांड है उतनी ही सेलर के पास सप्लाई होती है। ग्राफिकल इक्विलिब्रियम इज वेयर द डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट। अगर हम ग्राफ की उसमें देखें कि मार्केट इक्विलिब्रियम कब होता है, तो जब डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो जो हमारा पॉइंट होता है वही हमारा कहलाता है मार्केट इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ठीक है। अब इसमें एक टर्म होती है सरप्लस। ऑकर व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड एक्सीड द क्वांटिटी डिमांडेड एट अ गिवन प्राइस। सरप्लस हम कब कहते हैं कि मार्केट सरप्लस है? तो जब क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा हो और क्वांटिटी डिमांड कम हो तो उससे क्या हो जाता है? सरप्लस हो जाता है। दिस यूजुअली लीड्स टू डाउनवर्ड प्रेशर ऑन प्राइस अंटिल इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड। और सरप्लस के केस में क्या होता है, जो हमारा प्राइस होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है जब तक वो इक्विलिब्रियम के लेवल पर नहीं आ जाता है। शॉर्टेज क्या होती है? शॉर्टेज ऑकर व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीड द क्वांटिटी सप्लाइड। शॉर्टेज इसका उल्टा होता है, जब हमारी डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो उस कंडीशन को हम कह देते हैं शॉर्टेज। दिस टिपिकली रिजल्ट इन अपवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइस अंटिल इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड। और शॉर्टेज के केस में क्या होता है, जो आपका प्राइस होता है उसके ऊपर अपवर्ड प्रेशर होता है, मतलब आपका प्राइस बढ़ने लगता है, तो जब तक वो इक्विलिब्रियम के लेवल तक नहीं आ जाता। तो इस चीज को कहा जाता है सरप्लस एंड शॉर्टेज। ठीक है। अब देखिए, आपको ये इन तीनों की क्या दिखा रखी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रखी है। वाई एक्सिस पर आपका प्राइस आ गया, एक्स एक्सिस पर यहाँ पर आपकी क्वांटिटी है ये। ठीक है। तो देखिए, ये आपका सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है। इस पॉइंट पर जहां पर ये टकरा रहे हैं ये कहलाता है हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ठीक है। ये था आपका मार्केट इक्विलिब्रियम का इतना सा कंसेप्ट है, इसमें इतनी ही चीज आपको पूछी जाएगी। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Elasticity of demand measure the responsiveness of quantity demanded of a goods or service to change in its price, income or the price of related good। Elasticity of demand का मतलब क्या होता है? ये मेजर करता है कि किसी भी गुड्स या सर्विस की क्वांटिटी की डिमांड में कितना चेंज आएगा। अगर उसके प्राइस में चेंज आ जाए, उसके कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ जाए, या फिर जो उससे रिलेटेड गुड्स है उसके प्राइस में कोई चेंज आए,
तो जो पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस है उसकी डिमांड में कितना चेंज आएगा, उस चीज को हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब अगर कोई एक कमोडिटी है, 100 क्वांटिटी डिमांड हो रही है उसकी, अगर उस कमोडिटी का प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ या कम हो जाए तो क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी, और अगर उस कमोडिटी से मिलता जुलता कोई गुड्स है उसकी डिमांड या कम, उसका प्राइस कम या ज्यादा हो जाए, तो इस कमोडिटी की जो डिमांड है उसमें कितना चेंज आएगा, उस चीज को जो मेजर करता है वो कहलाता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीन तरीके की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीन होती हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, पहला है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Price elasticity of demand measure the responsiveness of quantity demanded of a goods or service to change in its own price certices perishable assuming all other factor remain constant। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, उस कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने की वजह से उसकी डिमांड में कितना चेंज आता है, उस चीज को जो मेजर करा जाता है वो कहलाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन इस चीज में एक अजम्पशन मानी जाती है कि जो बाकी सारी चीजें रहेंगी, जितने और फैक्टर हैं वो सारे कांस्टेंट रहेंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया, उस चीज को कहा जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड हमारे तीन तरीके की होती है। एक होती है इलास्टिक डिमांड, एक इनइलास्टिक डिमांड और एक यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड क्या होती है, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी 1 से ज्यादा निकल कर आए, मतलब जो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें, अगर वो 1 से ज्यादा वैल्यू निकल के आ रही है तो वो कहलाती है हमारी इलास्टिक डिमांड। दिस मीन्स दैट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका मतलब क्या होता है, अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी 1 से ज्यादा है तो उसका मतलब होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज हुआ है, जितना प्राइस में चेंज हुआ है उसके कंपैरिजन में क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंज आया है। इन अदर वर्ड कंज्यूमर आर रिलेटिवली रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंज। और इसका हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो कंज्यूमर है वो हमारा कुछ कुछ रिस्पॉन्सिव है, किसका, प्राइस में चेंज आने की वजह से वो डिमांड चेंज करता है। इनइलास्टिक डिमांड क्या होती है, जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 से कम हो लेकिन 0 से ज्यादा हो, उस चीज को कहा जाता है इनइलास्टिक डिमांड। दिस मीन्स दैट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब परसेंटेज प्राइस के चेंज होने की कंपैरिजन में क्वांटिटी में कम चेंज आया है, उस चीज को कहा जाता है इनइलास्टिक डिमांड। इन अदर वर्ड कंज्यूमर आर नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंज। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा कंज्यूमर है वो प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज नहीं करता है ज्यादा। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होती है, जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 के इक्वल आ जाए तो उसे कहा जाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। दिस मीन्स दैट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी चेंज इन क्वांटिटी है वो किसके बराबर है, प्राइस के चेंज होने के बराबर है। मतलब जितना परसेंट हमने प्राइस में चेंज करा है उतनी ही परसेंट हमारी डिमांड में भी चेंज आया है, उस चीज को कहा जाता है आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, सेकंड तरीके की इलास्टिसिटी थी हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स और सर्विस टू चेंज इन कंज्यूमर इनकम। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करती है कि कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया, उस चीज को कहा जाता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, इसके भी तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी का पहला आता है नॉर्मल गुड्स के केस में, दूसरा आता है इंफीरियर गुड्स के केस में। नॉर्मल गुड्स के केस में अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम YED से शो करते हैं, अगर ये 1 से ज्यादा है, दीज गुड्स हैव अ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी मीनिंग दैट इनकम इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड आल्सो इंक्रीज। अगर किसी गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज्यादा निकल के आती है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है, और
इनकम के बढ़ने की वजह से उस गुड्स की डिमांड में भी चेंज आता है, वो इसका ये कंक्लूजन हो जाता है। तो वो हमारा कैसा गुड्स हो जाता है, नॉर्मल गुड्स हो जाते हैं। अगर YED हमारी 1 से कम निकल के आती है तो दीज आर नेसेसिटी विद पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी बट लेस देन 1। YED अगर किसी गुड्स की 1 से कम है तो इसका मतलब है वो जो गुड्स है वो हमारे लिए नेसेसिटी है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है, लेकिन 1 से कम है, जिसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड लेस देन प्रोपोर्शनली विद इनकम। मतलब इनकम में इतना चेंज नहीं आया जितना चेंज हमारा डिमांड में आ गया है, तो उस चीज को कहा जाता है नेसेसिटी गुड्स। इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, जो हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 0 से कम होती है। दीज गुड्स हैव अ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, इनकी इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है, जिसका मतलब क्या है, दैट एज इनकम इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज। मतलब इनकम बढ़ने की वजह से उनकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है। इनके इसमें होता है ये चीप गुड्स रिप्लेस्ड बाय एक्सपेंसिव गुड्स। मतलब अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो वो क्या करता है, सस्ते गुड्स होते हैं उन्हें खरीदना कम कर देता है और महंगे गुड्स खरीदने लगता है। तो जो सस्ते गुड्स हैं उनकी जो डिमांड कम हो जाती है इनकम बढ़ने की वजह से, तो वो आपकी नेगेटिव इलास्टिसिटी बन जाती है। ठीक है, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें क्या करेंगे, वो आपको इनकम इलास्टिसिटी बता देंगे कि इतनी इनकम इलास्टिसिटी है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा किस टाइप का गुड्स है। इस टाइप के ज्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप की जो इलास्टिसिटी थी हमारी वो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स और सर्विस टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर रिलेटेड गुड्स और सर्विस सेरिटिव्स पेरिबस। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है कि दूसरे जो मिलता जुलता हमारा रिलेटेड गुड्स है उसकी प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारे गुड्स की क्वांटिटी में क्या चेंज आया है, डिमांड में क्या चेंज आया है, उस चीज को जो मेजर करता है उसे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। मतलब जो हमारा रिलेटेड गुड्स है उसके प्राइस में चेंज आया, उसकी वजह से हमारी डिमांड में जो चेंज आता है उसे कहा जाता है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसका फॉर्मूला इसे हम XED से शो करते हैं। फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स X अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स B। ठीक है, अब ये जो आपके क्रॉस इलास्टिसिटी होती है इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और अनरिलेटेड गुड्स। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उनकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है। These goods have a positive cross elasticity, meaning that as the price of one goods increase, the demand for another goods also increase। क्या मतलब है, जिसकी क्रॉस इलास्टिसिटी 1 से 0 से ज्यादा है वो कहलाते हैं पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। और इसका मतलब होता है कि जो एक गुड्स के प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। मतलब अगर हमने अपने गुड्स के प्राइस बढ़ा दिए तो जो दूसरा वाला है वो गुड्स अब सस्ते रह जाएगा, जो हमसे मिलता जुलता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि उसके प्राइसेस अब भी लो हैं। वो कहलाते हैं आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जिसकी क्रॉस इलास्टिसिटी 0 से छोटी होती है। दीज गुड्स हैव नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, इन गुड्स की क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। मीनिंग दैट एज प्राइस ऑफ वन गुड्स इंक्रीज द डिमांड फॉर अदर गुड्स डिक्रीज। क्या बोला है, इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी की नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है, मतलब अगर एक गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो जो दूसरा गुड्स है उसकी डिमांड कम हो जाएगी, वो कहलाते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कि प्रिंटर एंड प्रिंटर इंक, अगर प्रिंटर का प्राइस बढ़ जाएगा तो प्रिंटर इंक की डिमांड कम हो जाएगी। थर्ड होते हैं अनरिलेटेड गुड्स। इसके केस में क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी हमारी 0 के बराबर होती है। These goods have zero cross elasticity, meaning that change in price of one goods have no effect on demand of other goods। इसके अंदर क्या होता है कि एक गुड्स की प्राइस में चेंज आने की वजह से दूसरे गुड्स की डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कहलाते हैं आपके अनरिलेटेड गुड्स। और उनकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो 0 के बराबर होती है। ठीक है, ये आपकी तीनों तरीके की क्रॉस इलास्टिसिटी वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो है मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। जो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसे मेजर करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है आउटले मेथड, एक होता है परसेंटेज मेथड। द आउटले मेथड मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय एग्जामिनिंग द टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन गुड्स और सर्विस व्हेन इट्स प्राइस चेंज।
जो आउटले मेथड है वो किस तरीके से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करता है कि उस गुड्स या सर्विस के प्राइस में चेंज आने की वजह से उस पर टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया है, उसके बेसिस पर जो मेजर करे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसे कहा जाता है आउटले मेथड। इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है आपका, परसेंटेज चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइस चेंज होने के कंपैरिजन में उसके एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया है, उस चीज को हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय आउटले मेथड। परसेंटेज मेथड में क्या होता है, द परसेंटेज मेथड मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला। परसेंटेज मेथड के अंदर जो प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करी जाती है वो मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके करी जाती है, विच इज मोर प्रिसाइज अप्रोच कंपेयर टू ट्रेडिशनल फॉर्मूला। और इसके अंदर क्या फॉर्मूला होता है आपका, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, की प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितने परसेंट का चेंज आया उसे मेजर करते हैं परसेंटेज मेथड की मदद से। ठीक है, यहाँ पर आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इट इंडिकेट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इन रिस्पॉन्स टू 1% चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या बताता है कि 1% प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज आता है, उस चीज को इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की मदद से मेजर करा जाता है। A higher elasticity of supply indicate that producer can rapidly increase or decrease their production in response to price change। अगर जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो आपकी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि जो सप्लायर है वो अपना प्रोडक्शन जल्दी या धीरे चेंज कर सकता है, जैसा भी करना हो प्राइस में चेंज आने की वजह से। While a lower elasticity suggests that producer are less responsive to price change। लेकिन वहीं अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम है तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस में चेंज आए या ना आए, प्रोड्यूसर किसी भी तरीके का सप्लाई में चेंज नहीं करता है, उसका मतलब ये हो जाता है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैसे मेजर करा जाता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में चेंज आने की वजह से सप्लाई में क्या चेंज आता है, उस चीज को कहा जाता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसको भी मेजर करने का एक ही तरीका होता है, द परसेंटेज मेथड ऑल्सो नोन एज मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसे भी मिड पॉइंट फॉर्मूला कहा जाता है, इज कॉमनली यूज्ड टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। दिस मेथड इज प्रेफर्ड बिकॉज इट्स प्रोवाइड अ मोर एक्यूरेट मेजरमेंट कंपेयर टू ट्रेडिशनल फॉर्मूला। पहले कोई ट्रेडिशनल फॉर्मूला होता था, उसे रिप्लेस करके इस मेथड को यूज किया जाने लगा है क्योंकि ये ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट प्रोवाइड करवाता है। फॉर्मूला क्या है, वही परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, इलास्टिक सप्लाई कब कहलाती है, जब जो हमारी इलास्टिसिटी इस फॉर्मूले से निकल कर आए वो 1 से ज्यादा हो, तो वो कहलाती है आपकी इलास्टिक सप्लाई। मतलब प्रोड्यूसर आर हाईली रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंज। इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस में चेंज आने की वजह से प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को चेंज बहुत जल्दी कर देता है। A small increase in price leads to proportional larger increase in quantity supply। मतलब अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो उसकी सप्लाई में बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। सेकेंड इंटरप्रिटेशन है इन इलास्टिक सप्लाई। ये कब होती है, जो हमारी इलास्टिसिटी हो 1 से कम हो और 0 से ज्यादा हो, उसे कहा जाता है इन इलास्टिक सप्लाई। मतलब प्रोड्यूसर आर लेस रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंज और चेंज इन प्राइस लीड टू स्मॉलर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। इसका मतलब होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो इतना रिस्पॉन्सिव नहीं है, प्राइस में चेंज आए या ना आए उसकी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता है, वो चीज कहलाती है आपकी इन इलास्टिक सप्लाई। थर्ड है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। जब इलास्टिसिटी हमारी 1 के बराबर हो, मतलब प्रोड्यूसर इंक्रीज और डिक्रीज क्वांटिटी सप्लाई इन प्रोपोर्शन टू प्राइस चेंज। इसका मतलब होता है कि प्राइस में जितना परसेंटेज का चेंज आता है उतना ही परसेंटेज का चेंज प्रोड्यूसर की सप्लाई में आ जाता है, उस चीज को कहा जाता है उस केस में यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट भी खत्म हो जाता है और इसी के साथ आपकी ये यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है। होप सो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।